हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ ऑब्जेक्शन आईसीसी क्लास 9th और 10th। और आज की इस वाली वीडियो में हम लोग क्लास 10 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं भाई, जिसके लिए किसी बच्चे ने तो रिक्वेस्ट की थी शायद। तो उसका जो नाम है, उसका नाम है हाउस होल्ड सर्किट्स। अब बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते क्या है, इस चैप्टर में बेसिकली थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर ज्यादा है। इसमें बेसिकली हम लोग ये पढ़ रहे होते हैं कि भाई जो चीजें हैं, मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर पे सप्लाई होती कैसे, वो बनती कैसे हैं, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, उन कंपोनेंट्स का क्या क्या यूज होता है, ये सारी चीजें, यानी कि बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के बनने से हमारे घर तक के आने की जो जर्नी है, उसको हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो भाई हमेशा की तरह अगर आप लोग को हमारे बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग इंस्टा पे जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं, या फिर हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि एंड्रॉइड और एप्पल दोनों पे ही अवेलेबल है। उसके सिवाय आते हैं अपने चैप्टर पे। सबसे पहले तो बात आती है ट्रांसमिशन ऑफ पावर फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू कंज्यूमर। देखो, ऐसा नहीं होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डायरेक्ट बनती है और बनते ही हमारे घर पे भेज दी जाती है। बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब वो बनती है तो ऐसे हमारे घर के आसपास तो नहीं बन रही है कि भाई मेरे अगले मोहल्ले में इलेक्ट्रिसिटी बन रही है और वहां से मुझे पहुंचा दी है। होता क्या है भाई, जहां से भी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वहां से काफी दूर दूर तक इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, पहुंचाई जाती है। इसके लिए काफी सारे स्टेप्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाते हैं, उनको फॉलो करने से ही हम लोग के घर पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंच पा रही होती है। सबसे पहले जिसके अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पावर इज जनरेटेड एट 11 किलोवोल्ट्स एट पावर स्टेशन लोकेटेड फार फ्रॉम कंजम्पशन एरियाज। जनरेशन एट हाई वोल्टेज causes insulation difficulties while lower voltages involve very high currents। यानी कि जब भी हमारे पास जो भाई इलेक्ट्रिसिटी बन रही होती है, वो क्या करती है, 11 किलोवोल्ट्स पे बनाई जाती है। बट ये जो हम लोग को ट्रांसपोर्ट की जाती है ना, तो काफी सारे अलग अलग स्टेजेस में आती है। जिसकी सबसे पहले इस 11 किलोवोल्ट्स को हम लोग 132 में करेंगे, फिर 132 से 33 पे करेंगे, फिर 33 से 11 और 11 से 220। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कितनी होती है, 220 वोल्ट्स की होती है। अब यानी कि 11 किलो वोल्ट से ये 220 वोल्ट तक आ रही है, और उसके बीच में ये बढ़ भी रही है। तो ये सारी चीजें क्या हैं और क्यों हैं। और यहाँ पे बोला भी गया है कि जनरेशन एट हायर वोल्टेजेस कॉजेज इंसुलेशन डिफिकल्टीज। मतलब कि जब वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है ना, तो देखा होगा तुम लोगों ने, अक्सर सुना होगा कि कहा जाता है कि हाई वोल्टेज की तारों के पास मत जाया करो। क्यों? क्योंकि अभी इलेक्ट्रिसिटी सीप हो रही होती है, तो उसमें क्या होता है कि अगर तुम उसके पास भी जाते हो तो तुम्हें शॉक लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इंसुलेशन बहुत ज्यादा एक टीडियस टास्क हो जाता है कि उसको कैसे प्रॉपर्ली किया जा सके। लेकिन वहीं पे अगर लो वोल्टेज है तो करंट का फ्लो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से कि लॉस, यानी कि एनर्जी में जो लॉस है वो काफी ज्यादा हो सकता है। तो इस वजह से हायर वोल्टेज में ट्रांसफर किया थी। इसी के बारे में अगर हम लोग देखें तो फिर कह रहा है वाई हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, यानी कि हाई वोल्टेज में ही क्यों करना है। क्या ऐसे रीजन है जिसकी वजह से कि हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर रहे हैं वो हाई वोल्टेज में ही कर रहे हैं। लो वोल्टेज में भी तो कर सकते थे। लेकिन पहला तो सबसे पहली बात जो है, हमारा जो पावर है वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। इलेक्ट्रिसिटी की जो पावर है वो क्या रहेगी, हर मोमेंट में सेम रहेगी। तो अगर मैंने जैसे कि कहा कि सर इलेक्ट्रिसिटी अगर करंट ज्यादा होता है तो करंट ज्यादा रहेगा, तो वहां पे क्या होगा, लॉस ज्यादा होता है एनर्जी का। कैसे लॉस होता है भी उसके बारे में भी आते हैं, बट मेन हमारा फिर मोटिव क्या हो जाएगा कि सर करंट जो है, करंट को कम रखना है। और करंट को कम रखने के लिए क्या है, पी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वी आई। पी किससे बन रहा है, वी और आई से, यानी कि दोनों में से अगर मैं एक को बढ़ा दूं तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी वजह से मैं क्या कर रहा हूं, वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा हूं और आई जो है उसको कम कर दे रहा हूं। जिसके आई की अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो आई आ जाएगा, आई इज इक्वल टू पी अपॉन वी। आई इज इक्वल टू पी अपॉन में वी। तो जैसे जैसे ये वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे करंट की वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती चली जाएगी। अब जब मैंने करंट को घटाया, सर आपने बार बार कहा कि लॉस लॉस लॉस, कैसा लॉस हो रहा है, हीट लॉस हो रहा है। अब जैसे ही मैंने देखा कि भाई जो हीट का फॉर्मूला जो होता है, हीट का अगर मैं फॉर्मूला देखूं डेल्टा क्यू का, तो वो आ जाएगा आई स्क्वायर आर टी। क्लियर है? अब ये करंट की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा होगी तो यानी कि हीट भी क्या होगा, ज्यादा बनेगा। और अगर हीट ज्यादा बनेगा तो तारों को क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा सिक्योर तारें लेनी पड़ेंगी, और इसकी वजह से हीट लॉस भी ज्यादा हो रहा होगा। तो हमें क्या करना है, हमें वोल्टेज को ज्यादा रखना है इसी वजह से, जिससे करंट हमारा कम रह सके, सॉरी, करंट हमारा कम रह सके और उसकी वजह से हीटिंग इश्यूज ज्यादा ना क्रिएट हो। एफिशिएंट ट्रांसमिशन वोल्टेज स्टेप अप हम लोग करते क्या है, इसी जो 11 वोल्ट्स की करंट थी, इसी को हम लोग क्या करते हैं, स्टेप अप कर देते हैं। स्टेप अप करके हम लोग इसे क्या बना देते हैं, 132 किलो वोल्ट्स का बना देते हैं। और ये 132 फिर आगे जाके फिर से स्टेप डाउन होते 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 हमारे घरों तक पहुंचती है। कैसे चलती है ये कहानी, इस कहानी को थोड़ा सा देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये एक डायग्राम है
इस डायग्राम में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले क्या हुआ, बॉयलर हुआ। बॉयलर में इन लोगों ने क्या किया, स्टीम बनाई, उस स्टीम से इन लोगों ने क्या किया, टरबाइंस को रोटेट करवाया, और इन टरबाइन से क्या हुआ, डायनमो ने इलेक्ट्रिसिटी बना के दी। अब ये डायनमो जो इलेक्ट्रिसिटी बना रहा था वो कितने वोल्ट्स की थी, 11 किलो वोल्ट्स की। 11 किलो वोल्ट्स की इलेक्ट्रिसिटी भेजी गई कहां, हमारे ग्रिड सबस्टेशन पे। कहां भेजी गई, ग्रिड सबस्टेशन पे। इस ग्रिड सबस्टेशन ने 11 किलो वोल्ट्स को कन्वर्ट कर दिया किसमें, 132 किलो वोल्ट्स में। किसमें कन्वर्ट कर दिया, 132 किलो वोल्ट्स में। अब ये 132 किलो वोल्ट्स वाली जो इलेक्ट्रिसिटी थी, ये काफी हाई टेंशन तारों से दूर होते 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 सबसे पहले पहुंचती है हमारे मेन सबस्टेशन पे। यहां पे ये जो मेन सबस्टेशन है ये क्या करता है, इसको स्टेप डाउन करवाता है। क्या करवाता है, स्टेप डाउन। और स्टेप डाउन से ये क्या करता है, 132 किलो वोल्ट्स की हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी थी उसको कन्वर्ट कर देता है 33 किलो वोल्ट्स में। ये 33 किलो वोल्ट्स की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, ये हेवी इंडस्ट्रीज की तरफ जाती है, क्योंकि यहाँ पे हेवी मशीनरी होती है जिसको कि हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। वो क्या करता है, डायरेक्ट इन्हीं में से तारे ले लेता है अपने लिए, और जो बाकी इलेक्ट्रिसिटी है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है इंटरमीडिएट सबस्टेशन पे। ये इंटरमीडिएट सबस्टेशन क्या करता है, ये जो हमारी 33 किलो वोल्ट्स की एनर्जी थी, इलेक्ट्रिसिटी थी, उसको कन्वर्ट कर देता है 11 किलो वोल्ट्स में। यहां से जो लाइट इंडस्ट्रीज हैं, जिनके पास की अभी मशीनरी है, बड़ी मशीनरी है, बट हेवी इंडस्ट्रीज से थोड़ी छोटी है, वो क्या करता है, इस इलेक्ट्रिसिटी को अपने पास डायरेक्टली ले लेता है, और जो बाकी बची इलेक्ट्रिसिटी है वो भेज दी जाती है कहां, सिटी सबस्टेशन पे। ये सिटी सबस्टेशन पे पहुंचते ही और ज्यादा स्टेप डाउन कर दी जाती है। अब ये जो हमारी 11 किलो वोल्ट की जो इलेक्ट्रिसिटी थी उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, 220 वोल्ट्स में। और यही 220 वोल्ट्स की जो इलेक्ट्रिसिटी है अब वो हमारे घर तक आ सकती है, और हमारे घर पे जितने भी अप्लायंसेस हैं वो इसी के अकॉर्डिंग अकस्टम्ड होते हैं कि वो 220 वोल्ट्स की इलेक्ट्रिसिटी पे चल सकें। इसी को अगर हम लोग एक फ्लो चार्ट के थ्रू देखना चाहें बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो सबसे पहले क्या हुआ, पावर जनरेटिंग स्टेशन पे इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो 11 किलो वोल्ट पे बनी। यहां से स्टेप अप किया गया, स्टेप अप करके कितना बना दिया गया, 132 किलो वोल्ट। 132 किलो वोल्ट से फिर ये स्टेप डाउन कराई गई, कहां पे स्टेप डाउन कराई गई, मेन सबस्टेशन पे, जहां से कि हेवी इंडस्ट्रीज ने थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी ले ली, और ये 132 से कन्वर्ट हो गई 33 किलो वोल्ट पे। ये 33 किलो वोल्ट की जो इलेक्ट्रिसिटी थी उसको वापस आगे भेजा गया, स्टेप डाउन करवाया गया कितने किलो वोल्ट पे, 11 किलो वोल्ट पे, और यहीं से हमारी लाइट इंडस्ट्रीज ने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी ले ली। लेकिन अभी भी ये जो 11 किलो वोल्ट है ये अभी भी हमारे घरों के लिए सही नहीं है, तो हमने इसको और ज्यादा स्टेप डाउन कराया। कहां पे स्टेप डाउन कराया, सिटी सबस्टेशन पे। और सिटी सबस्टेशन पे ये कितना बन गया, 220 वोल्ट बन गया, जो कि आगे कंज्यूमर तक पहुंचा दिया गया, जिससे कि भैया घर के सारे अप्लायंसेस आराम से चल सके। क्लियर है, बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट है। तो बिजली की कहानी शुरू कहां पे होती है, शुरू होती है पावर जनरेशन स्टेशन पे, वो आगे जाती है ग्रिड सबस्टेशन पे, ग्रिड सबस्टेशन से मेन सबस्टेशन से, मेन सबस्टेशन से इंटरमीडिएट सबस्टेशन, इंटरमीडिएट सबस्टेशन से सिटी सबस्टेशन, और वहां से कंज्यूमर तक। सबसे पहले ये रहेगी 11 किलो वोल्ट, 11 किलो वोल्ट से 132, 132 से 33, और 33 से फिर 11 पे, और एट द एंड 220 किलो वोल्ट पे हमारे घर पे पहुंच जाएगी। क्लियर है। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें, इसके बाद बात आती है पावर डिस्ट्रीब्यूशन टू अ हाउस। मतलब कि अगर मेरे घर पे पावर पहुंचाई जा रही है, वो तो किसके थ्रू पहुंचाई जा रही है, तारों के थ्रू, तो ठीक है, लेकिन कौन कौन सी तारे रहेंगी उसमें, और कौन कौन से ऑपरेटर्स ऐसे होंगे भैया जो कि मुझे देखने को मिलेंगे इस पूरे ऑपरेटर पूरे कनेक्शन में, जो कि मुझे जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो भैया यहाँ पे 3 ऐसी इंपॉर्टेंट तारे हैं जिनके थ्रू की इलेक्ट्रिसिटी मेरे घर में पहुंचाई जा रही है। पहली है लाइव वायर, दूसरी है न्यूट्रल वायर, और तीसरी है अर्थ वायर। लाइव वायर के बारे में अगर हम लोग देखें तो कैरीज करंट फ्रॉम सोर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, मतलब कि वो तार जिसमें की सारी इलेक्ट्रिसिटी मुझ तक पहुंचाई जा रही है, वो तार कौन सी है, लाइव वायर। लाइव वायर इसीलिए बोला है क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भेजी जा रही है। दूसरी आती है मेरे पास न्यूट्रल वायर, ये कह रही है रिटर्न्स करंट टू सोर्स एट 0 वोल्टेज पोटेंशियल। अब देखो, हमने पढ़ा है कि भैया एक सर्किट को मतलब पूरा कंप्लीट रखना है। अगर ए से करंट जा रही है तो ये भैया ए तक पहुंचेगी भी, अगर पहुंचेगी नहीं तो सर्किट पूरा नहीं होगा, और सर्किट पूरा नहीं होगा तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाएगी। तो अगर मैंने कहा यहां पे मेरा, अगर मैंने कहा ये एक अब मेरा जनरेटिंग सोर्स है, और जनरेटिंग सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी पहुंची अप्लायंस तक, तो अप्लायंस से भैया इसको वापस भी तो जाना होगा। तो जब ये वापस जा रहा होगा तो क्या इसमें इलेक्ट्रिसिटी होगी, नहीं, वो तो अप्लायंस ने यूज कर ली होगी। तो ये जो वायर है ये कौन सी वायर कहलाएगी, भाई न्यूट्रल वायर कहलाएगी, जो कि जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा रही है वो कितने वोल्टेज की है, 0 वोल्टेज की है। क्लियर है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, न्यूट्रल वायर कहते हैं।
तीसरी वायर हमारे पास आती है अर्थ वायर। अर्थ वायर क्या करती है, सेफ्टी वायर कहलाती है, जो कि न्यूट्रल और सबस्टेशन पे कनेक्टेड होती है। अभी होता क्या है, बहुत टाइम अगर मैंने कहा कि इसके बाहर एक मेटल की कवरिंग है, मेटल की क्या है, कवरिंग है, ये मेटल कवरिंग अगर कभी कभी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर देता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी को कैच कर लेता है, तो अगर मैं उसे छूने जाऊंगा तो भैया मुझे बिजली का करंट लग जाएगा। लेकिन हम ऐसा चाहते नहीं हैं, तो हम क्या करते हैं, एक अर्थिंग की वायर ले लेते हैं और उसको क्या करवाते हैं, वो सारी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग न्यूट्रल पे भेज देते हैं। या फिर काफी टाइम हम लोग घर पे देखते हैं कि वो घरों में अर्थिंग, पहले अर्थिंग की वायर्स पड़ती थी तो उनको क्या करता है, अर्थ में ही ट्रांसफर करा दिया जाता है। यानी कि या तो उसे न्यूट्रल में कनेक्ट करवा दो जिससे कि वो सोर्स पे ही भेज दे वो सारी इलेक्ट्रिसिटी अगर एक्स्ट्रा है तो, या फिर उसे अर्थ में ट्रांसफर कर दो जो कि अर्थ में इजिली चली जाए। क्लियर है? तो इन दोनों के लिए इसको क्या कहा जाता है, सेफ्टी वायर कहा जाता है, कनेक्टेड टू द न्यूट्रल एट सबस्टेशन। ये सबस्टेशन पे न्यूट्रल में कनेक्टेड होने लगी है, बट कभी कभी क्या होता है, अर्थिंग हम लोग घर पे भी जोड़ते हैं जो कि अर्थ में ही डायरेक्ट कनेक्ट कर दी जाती है। इसका सेफ्टी कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो कुछ सेफ्टी कंपोनेंट्स बड़े ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब, अच्छा ये जो सेफ्टी कंपोनेंट्स हैं कौन से हैं, ये जब हमारे घर पे बिजली भेजी जा रही है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसके दौरान, ये घरों में नहीं अटैच्ड है। घरों में हम लोग जब कनेक्शंस देखेंगे तो वहां पे अलग तरीके के हम लोग को और सेफ्टी कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे, बट ये वो है जब कंपनी ने मेरे घर पे बिजली भेजी है तो उन्होंने क्या क्या लगवा के दिया है। सबसे पहला आता है भैया कंपनी फ्यूज। ये एक बहुत ही हाई रेटिंग का फ्यूज होता है। अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि भैया पोल से मेरे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो बहुत ज्यादा एक्सीड कर गई है, तो उसी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये फ्यूज उड़ जाएगा, जिसकी वजह से कि मेरे घर पे सारा सामान जो है बच जाएगा। ठीक है, ये होता कितनी, रेटिंग क्या है इसकी, 50 एम्पियर्स की रेटिंग होती है। कहां पे कनेक्ट होता है, एट पोल बिफोर मीटर, यानी कि पोल और मेरे घर का जो मीटर है जिससे कि भैया रीडिंग लेने आ रहा है बिजली वाला, उसके बीच में कनेक्टेड होता है। 50 एम्पियर्स इसकी रेटिंग होती है। दूसरा आ जाता है मेरा किलोवाट मीटर, मेजर्स एनर्जी कंजम्पशन। हमारे सबके घर के बाहर भैया एक बॉक्स लगा होता है, हर महीने में बिजली वाला आता है, उसमें से कुछ रीडिंग निकालता है और बताता है भैया आपका इतने का बिल बन रहा है। उसी मीटर को हम लोग क्या कहते हैं, किलोवाट आवर मीटर कहते हैं। उसमें से वो सारी रीडिंग्स निकालता है जो कि हमारा क्या बताता है, एनर्जी कंजम्पशन को बताता है, कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है। तीसरा आता है हमारा मेन स्विच ईएलसीबी, और चौथा अगर इन दोनों को ही एक ही साथ ही देखेंगे, मेन फ्यूज एमसीबी। ब्रेक्स लाइव एंड न्यूट्रल साइमल्टेनियसली, कनेक्ट्स इन लाइव वायर ओनली। अब देखो ये क्या करता है, पहला वाला हमारा जो मेन स्विच है ये क्या करता है, अगर भैया हम लोग को स्विच ऑन ऑफ करना, मतलब कि बिजली भेजनी है तो कैसे भेजी जाएगी। अगर तुम लोग पता हो भैया, पोल पे एक स्विच लगा होता है जहां से कि हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसका कनेक्शन रहता है, उसको अगर हम लोग कहते हैं क्या, उसको हम लोग अपना मेन स्विच या फिर ईएलसीबी कह सकते हैं। वहीं पे जो हमारा दूसरा है वो आता है हमारा मेन फ्यूज या फिर एमसीबी, यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जिसे हम लोग कहते हैं। ये हमारे घरों में लगा होता है कि अगर हमारे घर में, अब वो तो एक तो पहला तो मेन हमारा कंपनी फ्यूज था, कंपनी फ्यूज पोल से लगा था, लेकिन अगर मीटर के बाद एक स्विच लगा हुआ है जो कि मेरे घर पे अगर बिजली ज्यादा आ जाती है उसको अगर ओवरलोड होने से बचाता है, तो उसको हम लोग कौन सा स्विच कहते हैं, मेन फ्यूज या फिर हमारा एमसीबी कहलाता है वो। ठीक है, वो हमारे घरों पे बहुत टाइम तुमने देखा होगा, छोटे छोटे बोर्ड्स लगे होते हैं, 3 3 4 4 के, कभी कभी बड़ी बिल्डिंग्स में वो बड़ी वाले फ्यूजेस भी लगे रहते हैं जिसमें कि ऐसे हुक निकालना पड़ता है, उनको हम लोग कह रहे हैं क्या, एमसीबी या फिर मेन फ्यूज। वो अगर हमारे बाई चांस मीटर के थ्रू हाई इलेक्ट्रिसिटी सीप इन कर भी गई है तो ये जो है पहले क्या कर जाता है, ब्रेक डाउन कर जाता है या फिर उड़ जाता है, जिसकी वजह से कि हमारे घर के जो अप्लायंसेस है वो बचे रहते हैं। क्लियर है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा हाउस कनेक्शन डायग्राम, यानी कि हाउस का ये जो हम लोगों ने पीछे कहानी पढ़ी ये कैसे हो रहा है। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं भैया, जो मेन स्टेशन है यहाँ से जो बिजली है वो मेरे घर तक आ रही थी, बिजली घर पे आ रही थी, तो इससे पहले एक खंबा लगा हुआ है जिसे कि हम लोग कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोल कह रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल के जस्ट बाद एक कंपनी फ्यूज लगा हुआ है जिसकी रेटिंग कितनी थी, अप्रोक्सीमेटली 50 एम्पियर्स की रेटिंग थी इसकी। ठीक, यहां से इस फ्यूज के थ्रू अगर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो वो कहां पे आएगी, मेरे मीटर पे आएगी, और इसी मीटर से हम लोगों ने क्या कर रखी है, एक अर्थिंग ले रखी है, जिससे कि हम लोगों ने बताया था कि अगर करंट की कोई प्रॉब्लम हो रही है, एक्सेसिव करंट आ रही है, तो वो क्या करेगा, अर्थिंग के थ्रू अर्थ में चला जाएगा। फिर यहां से यहां पे हमारे पास दो स्विचेस होंगे, यहाँ पे मेन स्विच में हमारा क्या होगा, लाइव और न्यूट्रल दोनों ही कनेक्टेड होंगे, लाइव और न्यूट्रल दोनों ही कनेक्टेड होकर यहाँ पे हमारा मेन स्विच बना देते हैं। इसके जहां जहां पे कि हम लोग चाहें तो इधर से भी ब्रेक इन कर सकते हैं और इधर से भी ब्रेक इन कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारा मेन स्विच पे यहाँ पे एक हमारा स्विच मिल जाता है। उसके बाद यही करंट कहाँ भेजी जाती है, ये करंट भेजी जाती है एमसीबीज में। अब ये सपोज लेट्स से कि हमारा मेन स्विच था, मेन स्विच के बाद हम लोगों ने काफी सारे अपार्टमेंट्स या फिर एक ही बिल्डिंग में, लेट्स से कि अलग अलग अपार्टमेंट्स हैं, तो वहां पे हमने बाहर क्या किया, एक मेन स्विच लगा रखा है जहां से कि मैं इन सारे को कंट्रोल कर सकता हूं, बट
अगर मुझे किसी एक अपार्टमेंट में या फिर किसी एक फ्लोर पे स्पेसिफिकली ऑफ करना है, तो मैंने क्या कर रखा है, उसको एमसीबी से कनेक्ट कर रखा है। और ये एमसीबी जो कनेक्टेड है, ये अगर तुम लोग ध्यान दो तो सिर्फ लाइव वायर से कनेक्टेड है, न्यूट्रल से कनेक्टेड नहीं है। वही हमारा जो मेन स्विच था वो लाइव से भी कनेक्टेड था और न्यूट्रल से भी कनेक्टेड था, यानी कि उसको दोनों तरीकों से ब्रेक किया जा सकता है। लेकिन ये किसकी वजह से ब्रेक होगा, ये सिर्फ तब ब्रेक होगा जब लाइव वायर में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ रही हो। इसकी वजह से, अगर एमसीबी बेसिकली एक फ्यूज की तरह ही होता है, कभी कभी पुराने जमाने में हम लोग फ्यूजेस का यूज करते थे, अभी मैंने जैसे कहा बड़ी बड़ी अगर बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो बहुत टाइम उसमें भी फ्यूजेस देखने को मिलते हैं, बट अब मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, एमसीबीज का यूज करते हैं। क्यों एमसीबीज का यूज करते हैं और फ्यूजेस का अब नहीं करते हैं, इसके बारे में भी आगे जानने को मिलेगा, तो वो आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद हाउस वायरिंग या फिर रिंग सिस्टम, यानी कि अगर मेरे घर में जो बिजली लगी हुई है, मेरे घर पे जो या फिर यहाँ पे स्टूडियो में जो कनेक्शन हो रखा है, ये सारा कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है, उस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, रिंग सिस्टम कहते हैं। ये रिंग सिस्टम एक्चुअली रिंग कहलाता ही क्यों है, इसको थोड़ा समझते हैं। इन द रिंग सिस्टम, वायर स्टार्ट्स फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, रन्स थ्रू ऑल रूम्स एंड रिटर्न्स फ्रॉम अ रिंग. Each appliance connects to the live wire through a separate fuse and switch with the other terminal directly to neutral. क्या मतलब है, अब देखो जो हमारी लाइव वायर आ रही थी, देखो यहां से लाइव वायर आ रही है मेरी, ये लाइव वायर जाती है और जितने भी कमरे हैं उन सबको ऐसे कनेक्ट करते हुए क्या करती है, एक रिंग बना लेती है। ये जो सिस्टम बना है यहाँ पे, जो ये जो रिंग बन रही है, इसी की वजह से इसको क्या कहा जाता है, रिंग सिस्टम कहा जाता है। अब सर इसको रिंग सिस्टम में ऐसे ही बस एक लूप ही क्यों बना दिया, हम लोग करते क्या है अब देखो यहां पे जो हमारी न्यूट्रल वायर जा रही है, हमने उसको इसमें कहीं पे कनेक्ट नहीं किया। हमने क्या किया है, जितने भी अपरेटस थे, अब मैंने कहा कि हर एक रूम है, ये सारे रूम्स में अलग अलग अपरेटस, हमने कहा कि भैया अभी जितने भी रूम्स हैं इन सब में एक एक लाइट ही लगवाई है हमने, और कुछ नहीं करा। तो हमने क्या किया, यही जो हमारी मेन लाइन गई थी, इसी मेन लाइन में से हमने एक अलग से ब्रांच निकाल ली। ये अलग से ब्रांच निकालने से क्या हुआ, यहां पे हमने एक फ्यूज लगाया अलग से इस अपरेटस के लिए, इस लैम्प के लिए, फिर यहीं पे बीच में हमने इसके लिए स्विच लगा दिया और इसको एक सेपरेट कनेक्शन मिल गया। वरना होता क्या कि अगर मैं सारों को कनेक्शन करने जाता तो यहां पे होता क्या, मैं पहले इसका कनेक्शन करता, फिर यहां से वायर लेके आता, फिर इसका कनेक्शन करता, फिर यहां से वायर लेके आता, फिर इसका कनेक्शन करता, फिर यहाँ पे वायर लेके आता, फिर अगला कनेक्शन करता, फिर यहाँ पे वायर लेके आता। तो यहाँ पे वायर की वेस्टेज बहुत ज्यादा होती, और अगर कोई नया कनेक्शन ऐड करना होता तो वो बड़ा ही हैसल वाला काम हो जाता। इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोगों ने एक रिंग बना दी है। अब जब भी कोई चीज ऐड करनी होगी तो हम क्या करेंगे, इस मेन लाइन में जस्ट उसको अटैच कर देंगे या फिर जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ जाता है, रिंग वायर, रिंग सिस्टम पड़ जाता है। क्लियर है। अब क्या रीजंस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं कि हमें रिंग सिस्टम यूज करते हैं। पहला आ जाता है डुअल पाथ करंट फ्लो। क्या मतलब है इसका, करंट रीचेस ईच अप्लायंस थ्रू टू पाथ्स इफेक्टिवली क्रिएटिंग अ थिकर वायर कनेक्शन रिड्यूसेस वायर कॉस्ट सिग्निफिकेंटली। अब सर टू पाथ्स का क्या मतलब है, क्या मतलब है कि सर दो पाथ से इलेक्ट्रिसिटी कैसे आ रही। अगर हम लोग देखें तो भैया यहाँ पे क्योंकि एक पूरा रिंग बन रहा है, तो इधर साइड से भी इलेक्ट्रिसिटी आने को मान सकते हैं और इधर साइड से भी, लेकिन दो पाथ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एफिशिएंसी होती है वो काफी ज्यादा बेटर बन जाती है। क्योंकि भैया लाइव वायर तो एक ही है ना, लाइव वायर पे बस हमने एक रिंग बना रखी है, यानी कि अगर इधर से कोई फॉल्ट हो जाता है तो उधर से इलेक्ट्रिसिटी अभी भी आ सकती है, एफिशिएंसी हमारी मेंटेन रहती है, क्योंकि लाइव वायर थोड़ी ब्रेक हो रहा है। लाइव वायर तो आगे हम लोगों ने न्यूट्रल से कनेक्ट करके हम लोग उसको उसमें भेज ही नहीं। अगर तुम लोग ध्यान देखो तो यहाँ पे जो अप्लायंस है, मैंने उसको दोबारा घुमा के लाइव वायर में नहीं कनेक्ट किया है, मैंने क्या किया है, उधर से एक न्यूट्रल वायर लेके वो न्यूट्रल पे भेज दिया, और न्यूट्रल वायर क्या कर रही है, वापस हमारे सोर्स पे चली आ रही है। तो यानी कि सर्किट तो कंप्लीट हो रहा है। मैंने क्या किया, सिर्फ इस लाइव वायर पे एक रिंग सी बना दी है, जिसकी वजह से कि मेरा अप्लायंस उसमें कनेक्ट किया जा सके। क्लियर है। ऐसे सिमिलरली मैंने न्यूट्रल वायर के लिए भी एक रिंग बनाई है और अर्थिंग के लिए भी रिंग बनाई है। तो मेरा जब सर्किट पूरा करना है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग से समझाऊं उससे हट के, तो लेट से मैं तीन अलग अलग कलर्स ले लेता हूं। मैंने कहा कि ये मेरी लाइव वायर आ रही थी, ये लाइव वायर का मैंने क्या किया, एक रिंग बना दिया, ठीक। दूसरा मैंने कहा ये है मेरी न्यूट्रल वाली वायर, ये मेरी न्यूट्रल वाली वायर, यहां से मैंने एक इसका क्या किया, रिंग बनाया। अच्छा अगर देखो मुझे कोई भी सर्किट पूरा करना है, मुझे अगर कोई भी सर्किट पूरा करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लाइव और न्यूट्रल को आपस में जोड़ना पड़ेगा। लाइव और न्यूट्रल को अगर मुझे आपस में जोड़ना है तो मैं क्या करूंगा, यहां से अगर मैंने कोई अपरेटस लिया, लेट से कि मैंने ये मेरा अपरेटस है, यहां पे मैंने लाइव से करंट लाइन ले ली जो कि मेरी आ रही है, ये अपरेटस को जोड़ रही है, और ये अपरेटस से जो दूसरी लाइन जाएगी वो जाएगी कहां, न्यूट्रल पे। यानी कि देखो मेरा कनेक्शन पूरा हो गया कि नहीं हो गया।
इस तरीके से जा रही है। लेकिन जो लाइव वायर है, अगर वो लाइव वायर करंट दो तरीके से भेज रही है, लेट्स से कि अगर इधर से भेज रही है तो इधर से करंट आ रहा है, ऐसे घूम के आया और मेरे एपरेटर्स में एंटर किया, या फिर वो चाहे तो इधर से भी एंटर कर सकता है, यानी कि दो तरफ से ज्यादा एफिशिएंटली जो है करंट ट्रैवल कर पा रही है। कोई लॉन्गर पाथ उसको नहीं ट्रैवल करना पड़ रहा है, अगर वो चाहे तो इधर से शॉर्ट पड़ रहा हो तो उधर से शॉर्ट आ जाएगी, वरना इधर से शॉर्ट आ जाएगी। क्लियर है बात? दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट कह रहा है इंडिपेंडेंट फ्यूजेस। अब देखो, अगर मैंने क्या किया होता, मैंने एक ही लाइव वायर ली होती, मैं कह देता हूं कि अगर लेट से मैंने एक ही लाइव वायर ली होती और उसी में हर एक अप्लायंस को जोड़ा होता, लेट से अप्लायंस 1, अप्लायंस 2, अप्लायंस 3, अप्लायंस 4, इस तरीके से जा रहा होता, तो भाई मुझे हर जगह पे इसके लिए अलग से फ्यूज लगाना पड़ता। यहां पे एक फ्यूज, यहां पे एक फ्यूज, यहां पे एक फ्यूज, यहां पे एक फ्यूज। अब अगर इनमें से कोई भी एक ब्रेक हुआ तो इन सब पे क्या होगा? जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नहीं पहुंच पाएगी। इसी वजह से सबको इंडिपेंडेंट फ्यूजेस मिल सकते हैं, सबको जो सप्लाई है, सबकी जो सेफ्टी है वो ज्यादा बेटर हो जाती है। चौथा आता है यूनिफॉर्म सॉकेट साइज। All plugs and sockets can be of the same size with each socket having appropriate fuse rating for connected appliances। यानी कि जितने भी सॉकेट्स हैं वो सारे बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं, जिससे कि अब देखो, क्योंकि अगर सॉकेट्स है, सॉकेट्स में क्या है, जब तुम कोई चीज पुट इन करोगे तभी उसका सर्किट जो है प्रॉपर्ली कंप्लीट हो पाएगा। तो इस वजह से जो सॉकेट्स हैं वो भी सारे अच्छे से लगाए जा सकते हैं, क्योंकि कनेक्शन बेटर तरीके से किया गया है। तीसरा है इजी एक्सपेंशन। इजी एक्सपेंशन कैसे हो रहा है सर? सर जैसे कि मैंने बताया था, कोई भी अप्लायंस आप आपको ऐड करना हो तो आपको बीच में से कट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस उसमें से एक ब्रांच लो और एक नया कनेक्शन बना दो, आपका क्या हो जाएगा, वहां पे वो इजीली अटैच हो जाएगा। यहां से ऐसे अटैच कर दो, यहां से ऐसे अटैच कर दो, यहां से ऐसे अटैच कर दो, जैसे चाहो अटैच करते चले जाओ और वहां पे तुम्हारे नए अप्लायंसेस इजीली अटैच हो जाएंगे। क्लियर है बात? तो ये चारों पॉइंट्स क्या हो गए? पहला हो गया डुअल पाथ करंट फ्लो, यानी कि दो तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अप्लायंस तक पहुंचाई जा पा रही है। दूसरा आ रहा है इंडिपेंडेंट फ्यूजेस। हर अप्लायंस का अपना खुद का एक फ्यूज है जो कि ज्यादा बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज लगाया गया है। तीसरा, सारी यूनिफॉर्म सॉकेट साइज, यानी कि जितने भी सॉकेट्स हैं वो अपने इंडिपेंडेंटली ज्यादा बेटर तरीके से वर्क कर पा रहे हैं। चौथा, इजी एक्सपेंशन, कोई भी नया अप्लायंस इसमें इजीली अटैच कर दिया जा सकता है। क्लियर है? इसके बाद अगर हम लोग देख रहे हैं, जो टॉपिक आता है वो आता है पैरेलल वर्सेस सीरीज कनेक्शन। यानी कि जितने भी जो अप्लायंसेस घर में लगाए जा रहे हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड है या फिर सीरीज में कनेक्टेड है। अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो क्या रीजंस हैं, और सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या रीजंस? सबसे पहली बात तो भैया पैरेलल में ही कनेक्टेड होते हैं, सीरीज में कनेक्ट नहीं किया जाता है। क्या रीजन है कि पैरेलल में ही किया है और सीरीज में नहीं किया है? पहला आता है रेटेड वोल्टेज। अब देखो, जब भी हम लोग कोई कनेक्शन बनाते हैं, लेट से कि ये मेरा सोर्स है, यहां से वायर जा रही है, अगर पैरेलल में जा रही है, ठीक, तो वोल्टेज जो है वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, यानी कि जितनी वोल्टेज यहां आएगी उतनी वोल्टेज यहां आएंगी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लेकिन अगर मैंने कहा कि ये सीरीज में है, अगर यही पे ये सीरीज में होते, यानी कि ये मेरा सोर्स है, अगर यहां से ऐसे लगे और इसके बीच में दो अप्लायंसेस, तो वोल्टेज क्या हो जाएगी, इनके अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जिसकी वजह से कि अगर कोई ज्यादा रेजिस्टेंस वाला है तो वो ज्यादा वोल्टेज ले लेगा और दूसरे वाले तक प्रॉपर वोल्टेज पहुंच ही नहीं पाएगी, जिससे कि वो ऑपरेट ही नहीं हो पाएगा। जबकि हमारे घर पे जितने भी सारे अप्लायंस है वो 220 वोल्ट्स की डिमांड करते हैं, लेकिन अब वो नहीं मिल पाएगी क्योंकि भाई अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गई ना इनकी रेजिस्टेंस की बिहाफ पे। दूसरा है इंडिपेंडेंट ऑपरेशन। अप्लायंसेस वर्क इंडिपेंडेंटली विदाउट अफेक्टिंग अदर्स। अब फिर से ये बात है, अगर मैंने कहा कि यहां पे ये सीरीज में होते या पैरेलल में होते, तो अगर पैरेलल में है तो अगर इनमें से ये वाला ब्रेक हो जाता है, तो ब्रेक होने के बावजूद ये वाला जो सर्किट है वो तो कंप्लीट है ना, तो इस वजह से ये इंडिपेंडेंटली वर्क कर पा रहा है बिना उसके डिपेंडेंट हुए। अगर उससे ब्रेक हो रहा है नहीं हो रहा है, सर्किट कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा है, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। बट अगर यहीं पे ये सीरीज में होता, मैं कह देता कि ये वाली ब्रांच नहीं है मेरे पास, ये वाली ब्रांच लेट से कि नहीं होती, तो क्या होता? अब भाई अगर यहां पे कहीं पे भी ब्रेकेज आ गया, दो अप्लायंसेस हैं, तो भैया एक की वजह से अब दूसरा भी वर्क नहीं कर पाएगा। यही रीजन है हमारे वाई नॉट वोल्टेज, अब भैया सॉरी वाई नॉट सीरीज, सीरीज का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? सबसे पहली बात, जैसे मैंने कहा कि भैया वोल्टेज डिवीजन हो जाएगा, जिसकी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी वो ज्यादा वोल्टेज को खींच लेगा, जिसकी वजह से जो अगला वाला हमारा ऑपरेटस है वो प्रॉपर वोल्टेज नहीं ले पाएगा और वर्क नहीं कर पाएगा। दूसरा आता है रिड्यूस पावर।
अब भैया क्योंकि वोल्टेज सही से नहीं पहुंच रही है, करंट तो सेम पहुंच रही है लेकिन वोल्टेज सही से नहीं पहुंच पा रही, इसकी वजह से जो अप्लायंस है वो सही से काम नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, तो अगर तुमने एक सीरीज में सर्टेन अमाउंट अप्लायंसेस लगा दिए हैं तो भैया तुम उससे ज्यादा थोड़ी लगा सकते हो, क्योंकि वोल्टेज तो बढ़ता जा रहा है, और अगर वोल्टेज बढ़ता चला जाएगा तो क्या भैया वहां पे नया अप्लायंस काम कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तीसरा, नो इंडिपेंडेंस, जैसे कि अभी मैंने कहा भैया ये सारे एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे कि सारे सही से काम करते रहे तभी अगला काम करेगा, क्योंकि अगर इनमें से एक भी खराब हुआ तो जो दूसरा डिवाइस होगा वो भी क्या हो जाएगा, वो भी काम करना बंद कर जाएगा, क्योंकि भाई उस तक जो सर्किट जा रहा था, जो कनेक्शन जा रहा था वो ब्रेक हो गया है, तो यानी कि एक खराब है तो दूसरा भी खराब है। बल्कि पैरेलल में ऐसा नहीं हो रहा था, पैरेलल में ये सारे इंडिपेंडेंट थे। क्लियर है बात? तो ये रीजन है जिसकी वजह से हम लोग पैरेलल को प्रेफर करते हैं और सीरीज को प्रेफर नहीं करते हैं। क्लियर है? और इसी वजह से हमारे घर पे सारे जो कनेक्शंस हैं वो भी भैया किसमें, पैरेलल में, सीरीज में नहीं। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके बाद जो बात आती है वो आती है इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस की। अब इलेक्ट्रिकल फ्यूज सर आपने कई बार नाम भी लिया था। इलेक्ट्रिकल फ्यूज क्या करता है, बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमारे सर्किट को ब्रेक कर देता है, जिससे कि अगर एक्सेसिव इलेक्ट्रिसिटी आ रही हो तो हमारी अप्लायंसेस में कोई डैमेज ना हो, उनमें कोई कमी ना आ पाए, या फिर वो खराब ना हो जाए या फिर जल ना जाए, ऐसी सारी चीजों से ये बचाने में हमारी हेल्प करता है। अभी काम कैसे करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, बेसिकली फ्यूजेस वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट। किस पे काम करता है? हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। व्हेन करंट एक्सीड्स द सेव लिमिट द फ्यूज वायर हीट्स टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड ब्रेक्स द सर्किट। अब इसमें जो वायर होती है वो नॉर्मल कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर नहीं होती है, वो एक अलग वायर यूज करते हैं जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, काफी कम होता है, जिसकी वजह से वो जैसे ही हम लोग अगर एक्सेसिव इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वो क्या कर देती है, उसको ब्रेक कर देती है। अब यही अगर हम लोग इसका रिलेशन भी देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि जो डेल्टा टी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब के। अब जैसे जैसे हमारा करंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। अगर टेम्परेचर मतलब करंट ज्यादा हो गई तो टेम्परेचर भी काफी ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो वायर क्या कर जाएगी, मेल्ट कर जाएगी। क्लियर है? यहाँ पे अगर हम लोग एक चीज का ध्यान दे तो हम लोग देख सकते हैं, अगर एक एम्पियर का फ्यूज है तो उसकी जो रेडियस होती है वो होती है 0.2 mm की। लेकिन वैसे ही जैसे अगर हमारा जो रेटिंग है वो बढ़ रहा है, यानी कि 8 एम्पियर का फ्यूज है, तो उसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा, 0.8 mm का। यानी कि जैसे जैसे रेटिंग बढ़ती ऐसी जाती है वैसे वैसे क्या होता है, वायर की जो थिकनेस है वो बढ़ती चली जाती है। क्यों? अगर रेडियस बढ़ता जाएगा तो टेम्परेचर में ड्रॉप थोड़ा कम देखने को मिलेगा, क्योंकि अब हमें भैया ज्यादा, अब ऐसा तो है नहीं कि फ्यूज की वायर को लेंथ को बढ़ा करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, रेडियस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा टेम्परेचर लोड ले सके, अगर उसकी रेटिंग बढ़ानी, क्योंकि हम लोग को लोड बढ़ाना है उस पर। क्लियर है? इसके बाद अगर हम लोग देखें कि फ्यूज कंस्ट्रक्शन मटेरियल की किस चीज से बना होता है, कैसे बना होता है, अगर हम लोग मटेरियल प्रॉपर्टीज की बात करें तो दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहला, मेड ऑफ लेड एंड टिन अलॉय, यानी कि लेड और टिन से बना हुआ होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी लो होता है, अप्रोक्सीमेटली 250 डिग्री सेल्सियस के बराबर। ठीक, और हाई रेजिस्टेंस होता है। लेड और टिन अलॉय का क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट कम है इसीलिए उसको यूज भी किया गया है, मेल्ट करवाना है इसलिए लो मेल्टिंग पॉइंट है इसका, और हाई रेजिस्टेंस इस वजह से क्योंकि हाई रेजिस्टेंस होगा तभी तो लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्लियर? कॉपर और एल्यूमिनियम को यूज नहीं किया जाता है क्योंकि सर आपने कहा जैसे वायर मेल्ट हो जाएगी तो क्या सर घर की सारी तारें मेल्ट होने लगेंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। कॉपर और एल्यूमिनियम की जो हमारे घरों में तारें होती हैं यूजुअली कॉपर की होती है, कभी कभी एल्यूमिनियम की भी यूज की जाती है, बट इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी हाई होता है, जिसकी वजह से कि सूटेबल नहीं है कि इनको यूज कर लिया जाए फ्यूज के वायर में। क्लियर है? दूसरा, अगर इसके फिजिकल डिजाइन की बात करें, इनकी कैसा दिखता है ये वायर, तो शॉर्ट और थिन वायर होता है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इसलिए कि भैया अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो कहीं पे हीटिंग ज्यादा हो रही, कहीं पे हीटिंग कम हो रही, यूनिफॉर्मली इसको डिजाइन किया जाता है। रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई होता है जिससे कि हीट प्रॉपर्ली बनाई जा सके और ये मेल्ट हो सके। क्लियर है बात? अब अगर इसका स्ट्रक्चर देखें, अब तो हमें यूजुअली देखने को मिलता नहीं है, पहले के जो स्विच बोर्ड्स हुआ करते थे उनमें दो साइड पे दो चीजें लगी हुई थी। यहाँ पे नीचे सारे स्विचेस लगे हैं, एक बड़ा सा रेगुलेटर लगा है और दो साइड पे दो छोटे छोटे वो पोर्सलेन के हमें देखने को मिलता है। एक साइड पे हमारी लाइट लगी होती है जो कि ये बताती है भैया इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, और दूसरी साइड पे क्या होता है, फ्यूज लगा हुआ होता था। उस फ्यूज को अक्सर अगर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लोड ज्यादा आ गया तो उस फ्यूज को निकालते थे, उसमें वायर को चेंज किया जाता था और उसको फिर से लगा दिया जाता था। होता कैसा था, एक पोर्सलेन होल्डर होता था, इसके अंदर दोनों साइड से लाइव वायर का इनपुट होता था और बीच में हमारी क्या होती थी, ये फ्यूज वायर अटैच की जाती थी। ये फ्यूज वायर इन दोनों का बीच का कनेक्टिंग ब्रिज की तरह काम कर रही होती थी। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा हो जाती थी तो ये क्या करता था, मेल्ट हो जाता था। क्लियर है? कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता था, ये तुरंत फिट कर दिया जाता है। अभी भी अगर बड़ी
बड़ी बिल्डिंग्स में बहुत टाइम यूज किया जाता है, बड़े बड़े फ्यूजेस, ऐसे बड़े बड़े फ्यूजेस यूज किए जाते हैं जो कि एकदम ऐसे लग जाते हैं, उनको निकाल भी लिया जाता है। क्लियर है? तो वो केसेस क्या होते हैं, फ्यूज वायर के होते हैं। हाउ अ फ्यूज प्रोटेक्ट्स योर सर्किट, अभी आपने सर बताया था। फ्यूज प्रोटेक्ट कैसे करता है, वो क्या करता है, ब्रेक कर जाता है। जैसे ही वो मेल्ट कर जाता है तो हमारा जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट हो जाता है, और एक इनकम्प्लीट सर्किट या फिर नॉट कनेक्टेड सर्किट क्या करेगा, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी, और हमारा जो अप्लायंस है वो बच जाएगा। इनफैक्ट अप्लायंस ही क्या, हम भी बच जाएंगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा हो रही है तो वो सीप इन करने लगेगी तो उसकी बॉडी वगैरह से, और अगर हमने टच कर लिया तो भैया हमें भी शॉर्ट सर्किट क्या, हमें भी करंट लग सकता है। क्लियर है? इसके बाद अगर बात करें तो आजकल क्या हो रहा है, मॉडर्न कार्ट्रिज फ्यूजेस आ गए हैं। ये मॉडर्न कार्ट्रिज फ्यूजेस क्या है सर, जो नई नई डिवाइसेस होती हैं इसमें क्या होता है, एक छोटी सी कार्ट्रिज आती है, एक छोटा सा कैप्सूल जैसा होता है, जो छोटी वाली टैबलेट आती है ना, कैप्सूल आती है, उसके साइज की होती है। होता क्या है, इसमें दोनों साइड पे मेटल कैप्स होते हैं और बीच में ग्लास केस होता है जिसके थ्रू की फ्यूज वायर जा रही होती है। जैसे ही अप्लायंस, ये ऑलरेडी अप्लायंसेस में फिट होके भी आती है और छोटे छोटे कैरेक्टर्स मिलते भी हैं। हाँ, ये क्या होता है, डायरेक्ट वहां पे फिट रहता है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंस ज्यादा होगा, ये क्या कर जाएगा, यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। जैसे ये ब्रेक कर गया, हम गए घर दुकान से एक नई कार्ट्रिज लेके वहां पे फिट कर दिया, दैट्स इट। बड़ा ही इजी हो जाता है चेंज करना, कोई हैसल नहीं है कि वो वायर को वाइंड अप करना है, पुराने वाले फ्यूज को निकालना है। ये सारा झंझट काफी ज्यादा इजी हो जाता है इससे। क्लियर है? ये जो बगल में हम लोग फोटो देख रहे हैं, ये भी एक साइडवेज हमारा फ्यूज का स्ट्रक्चर है, जहां पे हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो फ्यूज वायर है वो क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, जिसकी वजह से जो लाइव वायर है वो कंप्लीट सर्किट नहीं बना पा रही है और इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, फ्लो नहीं कर पाएगी। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आती है कि वाई फ्यूज गोज इन द लाइव वायर। यानी कि सर अभी आपने कहा था कि जो फ्यूज है वो लाइव वायर में कनेक्टेड है, ऐसा क्यों सर, लाइव वायर में ही क्यों? अगर हम लोग बात करें सर, ये हमारा अप्लायंस है, तो सर इधर से लाइव वायर आती है और इधर से न्यूट्रल वायर जाती है, तो सर न्यूट्रल में लगा दें। अगर सर हमने न्यूट्रल में लगा दिया, न्यूट्रल में अगर फ्यूज लगा और वो ब्रेक कर गया, तो सर उसके बावजूद भी तो हमारा सर्किट जो होगा वो ओपन ओपन सर्किट बन जाएगा, वहां भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। तो सर लाइव में ये लगाने की क्यों जरूरत है? अब देखो, लाइव में लगाने की जरूरत ये हो जाती है कि अगर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी, लेट्स से यहाँ पे दो हमारे पास डायग्राम्स, ये हमारा अप्लायंस है दोनों ही केसेस में, यहां पे अगर मेरी लाइव वायर से अगर करंट आ रही है और यहाँ पे फ्यूज ब्रेक हो गया, तो यानी कि अप्लायंस तक करंट पहुंच ही नहीं रहा है और वो बंद हो गया है। वहीं पे यहां पे मैंने क्या किया, न्यूट्रल में लगाया हुआ है। अब लाइव वायर में करंट तो अभी भी अप्लायंस तक पहुंच रही है, यहां भी पहुंच रही है, लेकिन यहां पे नहीं पहुंच रही थी। अब जब हमारा सर्किट क्लोज हो गया है, लेट से कि यहाँ पे ओवर बहुत ज्यादा लोड आ रहा था, अब या तो अप्लायंस हीट हो रहा है, अब मैं जैसे ही अप्लायंस को पकड़ने जाऊंगा, क्या होगा, मुझे करंट लगने के चांसेस बहुत हाई हैं। हो सकता है कि भैया वो प्लास्टिक का बनाओ तब नहीं लगेगा, लेकिन अगर मेटल केसिंग है तो बहुत हाई चांसेस है कि मुझे करंट लग जाएगा या फिर अप्लायंस को भी डैमेज होने के चांसेस है, क्योंकि भैया उसमें लाइव करंट अभी भी आ रहा है। अगर मैंने उसे टच किया तो अभी भी वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, या फिर ऑलरेडी शॉर्ट सर्किट हो ही चुका होगा, क्योंकि तभी तो हमारे पास फ्यूज में लाइट करंट गई होगी। यानी कि हमारा अप्लायंस तो वैसे भी नहीं बचा, बट हमारी जान को भी खतरा है। इसी वजह से फ्यूज हमेशा कहां पे अटैच किया जाता है, मेंस में अटैच किया जाता है और न्यूट्रल में अटैच नहीं किया जाता है। आई होप ये बात क्लियर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है फ्यूज की करंट रेटिंग, यानी कि फ्यूज को रेट कैसे किया जाता है, कैसे बताया जाता है कि कौन सा फ्यूज यूज करना है या फिर कौन सा नहीं यूज करना। करंट रेटिंग फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारा ये जो सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर हम लोग बोले I इज इक्वल्स टू पी अपॉन वी से बनता है, बिकॉज P इज इक्वल्स टू वी आई होता है। तो वहीं से हमें मिलता है करंट रेटिंग का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, टोटल पावर ऑफ द अप्लायंस अपॉन में सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज हमेशा कितनी होगी, ये वैल्यू हमेशा कितनी बन जाती है, ये वैल्यू बोले या फिर ये वाली वैल्यू बोले, ये हमेशा मोस्टली रहती है 220 वोल्ट्स। कितनी रहती है, 220 वोल्ट्स के अप्रोक्सीमेटली रहती है। अब इसके बिहाफ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग किसी भी अप्लायंस की पावर रेटिंग बता सकते हैं। इसका एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा कि कोई हीटर है, इस हीटर की अगर पावर रेटिंग है लेट्स से 1000 वॉट्स है, और जो वोल्टेज आ रहा है इसमें वो कितना होगा, 220 वोल्ट्स होगा। क्लियर? तो इसकी जो पावर रेटिंग बनेगी आई, वो कितनी बन जाएगी, वो हो जाएगी 1000 अपॉन में 220 विच बिकम्स 50 अपॉन में 11। 50 अपॉन में 11 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 4.5 समथिंग जा रहा होगा। 4.5 समथिंग जा रहा होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये। तो हमें अगर 4.5 समथिंग वैल्यू जा रही है
तो मुझे कम से कम क्या करना पड़ेगा, मुझे इससे थोड़ा सा ऊपर चाहिए। अब देखो इससे जस्ट नीचे का तो फ्यूज नहीं लगा सकता, अगर जस्ट नीचे का फ्यूज लगा दिया, इतने एम्पियर की करंट मुझे चाहिए, इससे कम का लगा दिया, तो यानी कि इतनी भी नहीं पहुंचने देगा वो 4 एम्पियर पे फ्यूज कर जाएगा। तो मुझे क्या करना है, ऐसा भी नहीं है कि 4.5 है तो बहुत ज्यादा का लगा दूं, 10 का लगा दूं, 12 का लगा दूं, उतने पे तो भैया हमारा अप्लायंस ही जल चुका होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्यूज लेना पड़ेगा जिसकी रेटिंग अप्रोक्सीमेटली 5 एम्पियर हो। अब 5 क्यों, 4.5 से थोड़ा ज्यादा, 4.8 4.9 भी ले सकते हैं, बट ऐसे फ्यूजेस इतने भी वो नहीं मिलते। तो हम लोग 4.5 वाले के लिए क्या यूज करेंगे, 5 एम्पियर का फ्यूज यूज करेंगे। यहीं पे हम लोग देख सकते हैं जो सबसे छोटा यूजुअली मिलता है वो 5 एम्पियर वाला ही होता है, उसको एक ही लाइन में सारे लगा दिए जाते हैं, जिसके हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, टेलीविजन सेट, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रिक मिक्सर, इन सब में कौन सा फ्यूज अटैच्ड है, 5 एम्पियर का फ्यूज अटैच्ड है। इसके बाद जो है वो हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स है, हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 एम्पियर, 8 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, ये सारे फ्यूजेस भी हम लोग को क्या होने देखने को मिल रहे हैं। सर्किट टाइप्स अगर हम लोग बात करें, हेवी अप्लायंसेस, जैसे कि मैंने अभी बताया, हेवी अप्लायंसेस में क्या होता है 15 की रेटिंग तक भी चला जाता है, बट जो लाइट फैन नॉर्मल हमारे घर के नॉर्मल हमारे अप्लायंसेस है उसमें 5 एम्पियर का ही यूज किया जाता है। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आ जाती है मॉडर्न सर्किट ब्रेकर्स यानी कि एमसीबीज। अब फ्यूजेस क्यों नहीं देखते हैं सर आजकल, आपने भी कहा था कि सर अब वो फ्यूजेस दिखते नहीं है, क्योंकि अब एमसीबीज आ गए हैं, और एमसीबीज मच बेटर है फ्यूज से। क्यों मच बेटर है सर, क्योंकि इनमें जो है कोई हैसल है ही नहीं, इनमें कोई तार बदलनी नहीं है, इनमें कोई कार्ट्रिज जाके फिट करनी ही नहीं है। ये क्या करते हैं, जैसे ही इनमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा जाती है, ये क्या कर जाते हैं, ट्रिप कर जाते हैं। एसीज के स्विचेस में अक्सर देखा होगा तुम लोगों ने, क्योंकि एसी एक बहुत ही हाई अप्लायंस है, तो उसके लिए अपना खुद का ही एमसीबी लेके घूम रहा होता है वो। इसमें क्या होता है, एक छोटा सा ऐसे बॉक्स लगा होगा और यहाँ पे एक स्विच होगा जो कि अप डाउन होता है, और ये जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, करंट बहुत ज्यादा हाई हो गया, ये क्या करेगा, ट्रिप कर जाएगा, और ट्रिप हो गया तो ये ऑफ हो जाएगा, यहाँ पे ऑफ, और ऑफ हो गया तो ये बंद हो जाएगा। अब जैसे ही मुझे लगा कि नहीं भैया अब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सही आ रहा है, मैं जाऊंगा इससे बस इजी रीसेट कर दूंगा, मतलब इसको ऊपर की तरफ कर दूंगा, ये ऑन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए इनका यूज बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो गया, बहुत ही ज्यादा, हर जगह पे अभी एमसीबीज यूज किया था, फ्यूजेस कंप्लीटली हटने लगे, कहीं कहीं एक आध जगह मिल जाएंगे, तो वो भी धीरे धीरे प्लान कर रहे होंगे भैया इनको हटा ही देने का, क्योंकि एमसीबीज और अगर खराब हो जाते हैं तो भी बदलने पड़ जाते हैं कभी कभी, बट यूजुअली क्या है अप्रोक्सीमेटली 25 मिली सेकेंड्स में। अब देखो कोई अगर अप्लायंस है उसमें फ्यूज वायर है तो उसको मेल्ट होने में टाइम लगेगा, लेकिन ये तुरंत, इधर करंट ज्यादा ही, ये क्या करेंगे तुरंत ट्रिप कर जाएंगे। फ्यूजेस में ये भी एक टाइम था कि उसको एक टाइम लगेगा थोड़ा सा मेल्ट होने में, इनमें ऐसा कुछ नहीं, ये बड़ी इंस्टेंट काम करते हैं और इजीली बस जाके ऑन कर देना, दोबारा ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ये चीजें हैं। इसके बाद बात करेंगे हम लोग, आ जाते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल स्विचेस की तरफ। अब इलेक्ट्रिकल स्विचेस हम सबको पता है सर क्या होता है, सिंपल सी बात होती है कि कोई चीज अगर ऑन ऑफ हो रही है, यानी कि हमारे सर्किट को ऑन ऑफ कर पा रही है, ओपन और क्लोज सर्किट बना पा रही है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्विचेस कहते हैं। अब इसमें दो तरीके के स्विचेस देखने को मिलते हैं, पहला तो होता है हमारा सिंगल पोल स्विच और दूसरा होता है डबल पोल स्विच। सिंगल पोल और डबल पोल हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग अपना घर पे जब कनेक्शन आ रहा था वो वाला पार्ट देख रहे थे, तो अब एक डबल पोल स्विच था। अब सिंगल पोल स्विच क्या होता है, सिंगल पोल स्विच या तो सिर्फ लाइव में कनेक्टेड होता है, या तो लाइव और न्यूट्रल दोनों में कनेक्टेड होता है, यानी कि इधर से लाइव जा रही है, इधर से न्यूट्रल जा रही है, ये लाइव हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, और दोनों में ही क्या कर रखा है, एक स्विच जो है हमारा अटैच्ड है। लेट्स से मैंने कहा कि यहाँ पे एक स्विच था जो कि यहाँ से क्लोज है, ये वाला स्विच यहाँ से क्लोज्ड। तो लाइव और न्यूट्रल दोनों में ही हमारे पास स्विचेस हैं जिनको कि हम लोग अलग अलग तरीकों से, अब हो सकता है क्यों सर लाइव और न्यूट्रल दोनों में क्यों है, अब क्योंकि मेन स्विच था हमारे घर का, तो हो सकता है कि हमें कभी कभी चेक करना हो कि लाइट का कनेक्शन सही जा रहा है, तो मैंने इधर से बस ब्रेक किया, मैं उधर से प्रॉपर जो भी अपना काम वाम कर रहा हूँ, लेट से कोई अप्लायंस लगा रहा हूँ, चेकिंग कर रहा हूँ, तो उन केसेस में क्या होता है, मैं सिर्फ न्यूट्रल से ब्रेक करूंगा, लाइव को चलने दूंगा, या फिर अगर मुझे सही में ही जरूरत है तो मैं लाइव को ऑफ कर दूंगा, न्यूट्रल को ब्रेक कर, न्यूट्रल को चलने दूंगा, या फिर दोनों को ऑफ कर देंगे तो भी काम हो ही जाएगा हमारा। क्लियर है। अब इसी का ही एक स्पेशल वेरिएशन हम लोग को देखने को मिलता है कहां पे पता है, जब हम लोग डबल मतलब कि अगर ऐसे स्टेयर के स्विचेस यूज कर रहे हैं, जिसके अगर हम लोग नीचे से भी हम लोग को सीढ़ी पे चढ़ना है तो नीचे से भी ऑन करना और ऊपर से भी ऑन करना है, डबल कनेक्शन हम लोग को चाहिए, तब ऐसे केसेस में भी हम लोग एक डबल पोल स्विच का यूज करते हैं, जो कि भैया हम लोग आगे देखने ही वाले हैं। क्लियर है। इसके बाद वही आ जाता है हमारा स्विच सेफ्टी लाइव वायर कनेक्शन। अब स्विच भी कहां पे कनेक्ट किया जाता है, हमेशा लाइव वायर में कनेक्ट किया जाएगा।
क्या रीजन है इसका लाइव वायर में कनेक्ट करने का? वही सेम रीजन जो कि हमारा पहले फ्यूज के साथ था, क्योंकि अगर लाइव वायर में कनेक्टेड नहीं है, न्यूट्रल वायर में कनेक्टेड है, तो क्या होगा, यहाँ पे कनेक्शन जो है वो अभी भी अप्लायंस में जाता रहेगा, और अगर हम लोगों ने अप्लायंस को टच किया तो क्या हो सकता है, हमें करंट, हम ही को करंट लग जाए, ये अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, वो हमेशा लाइव वायर में कनेक्ट किया जाता है, ना कि न्यूट्रल वायर में। क्यों? क्योंकि वो डेंजरस हो जाता है। क्या डेंजरस हो जाता है? when switches off appliance remains at high potential through live wire टचिंग कॉजेस फेटल शॉक, डिसेप्टिव एंड डेंजरस, यानी कि बहुत ज्यादा शॉक लगने के चांसेस हैं, धोखाधड़ी हो रही है हमारी, डिसेप्टिव हो रहा है, क्योंकि भाई अब कोई इंसान है, लेट से कि उसने देखा कि भैया प्लग तो एकदम हमारा जो लाइट है वो तो ऑफ है, मैं गया लाइट निकालने लगा, मैंने चप्पल नहीं पहनी क्योंकि भाई मैं तो बड़ा एकदम बेफिक्री से जा रहा हूँ कि भैया लाइट ऑफ है, जैसे ही वो कनेक्शन पूरा हो मुझे क्या होगा, शॉक लग जाएगा। इस वजह से हमेशा कहाँ पे कनेक्ट किया जाता है उसको, लाइव वायर में कनेक्ट किया जा रहा है, न्यूट्रल वायर की जगह। क्लियर है? अगला देखते हैं। अगला अगर हम लोग देख रहे हैं डुअल कंट्रोल स्विचेस या फिर स्टीयर केस वायरिंग, जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे, जहां पे कि डबल पोल स्विचेस देखने को हमें अक्सर मिल जाते हैं। अब यहाँ वाला जो डबल पोल स्विच है वो उस वाले से थोड़ा सा अलग है, लाइव और न्यूट्रल वाले से। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा स्विच है, ये लेट से इस स्विच को समझने की कोशिश करना, यहाँ पे हमारा लाइव वायर आ रहा है बी पे। ठीक है, अब बी पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक नॉब लगा हुआ है, अगर मैं इसको ऊपर करता हूं, ये क्या कर रहा है, ए से जाके कनेक्ट हो रहा है, और अगर मैंने इसको नीचे किया तो ये सी से जाके कनेक्ट हो रहा है। तो यानी कि ऊपर नीचे करने से दो तरीके के कनेक्शंस बन रहे हैं। अब से इन दो तरीके के कनेक्शंस का मतलब क्या है, अब आते हैं यहां पे। अगर तुम लोग इसको ध्यान से देखो, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं, ओके, आई होप सबको दिख रहा होगा। देखो यहां पे हमारा जो लाइव वायर है, लाइव वायर आके बी पे कनेक्ट हुआ, और यहां से आगे से पूरा सप्लाई तक चला गया। लेकिन या तो यहां पे ये ए से कनेक्ट हो सकता है, या तो ये यहां पे सी से कनेक्ट हो सकता है। लेट से कि ऊपर वाला जो स्विच है, ये हमने कहा कि अप का स्विच है, और ये डाउन का, यानी कि सीडी से ऊपर नीचे का बता रहे हैं। तो अगर अप वाला स्विच ए पे कनेक्टेड है और नीचे वाला सी पे कनेक्टेड है, तो क्या होगा, यहाँ पे कंप्लीट सर्किट बन नहीं पाएगा और जो करंट है फ्लो नहीं कर पाएगी। लेकिन वहीं अगर ऊपर और नीचे दोनों के ही स्विचेस सी पे कनेक्टेड हैं, तो एक पूरा सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी वजह से कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो करने लगेगी। कैसे काम करता है सर, ये यहाँ पे समझना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन ज्यादा करूंगा। लेट से कि जो ऊपर वाला स्विच था, एक बंदा ऊपर आया, उसने ए बी करा, वो अभी लाइट जल रही है, जैसे ही वो नीचे आया उसने क्या किया, उसको बी सी में कन्वर्ट कर दिया। अभी पहले ही दोनों किस में थे, दोनों ही ए बी में थे, जैसे वो नीचे आया उसने क्या किया, उसको बी सी में कन्वर्ट कर दिया, और अब लाइट ऑफ हो गई। फिर जब वो ऊपर जा रहा है तो वो फिर से आया, इसको ए बी में कन्वर्ट कर दिया, और ए बी में कन्वर्ट करने के बाद अब फिर से लाइट जल रही है। वो ऊपर की तरफ गया, उसको लाइट की अब जरूरत है नहीं, तो उसने क्या किया, वहां पे जाके उसको टर्न ऑफ कर दिया, जिसकी वजह से कि वो बीसी में शिफ्ट हो गया, और इसकी वजह से फिर से लाइट ऑफ हो गई। ये सर्किट चलता रहता है, यानी कि ए बी बी सी, ये वाला सर्किट चलता रहता है। अगर दोनों ही सेम फेज में है तो क्या करता है, करंट को जो है पास होने देता है, लेकिन अगर दोनों डिफरेंट फेजेस में है तो जो करंट है वो पास नहीं हो पाती है, और सर्किट जो होता है हमारा ब्रेक कर जाता है। क्लियर है ये बात? होप सो दिक्कत नहीं हुई होगी इसमें भी। इसका अगले टॉपिक पे चलना है। अगला आता है हमारा अर्थिंग। अब अर्थिंग क्या है, बेसिकली अर्थिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है अगर हमारे जो अप्लायंसेज हैं उनके बाहर एक मेटल केसिंग है। अगर ये मेटल केसिंग है तो होता क्या है कि यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और मैं उसको टच कर ले रहा हूं, तो इलेक्ट्रिसिटी मेरे थ्रू होते हुए अर्थ में चली जाएगी, और क्योंकि मैं सर्किट का हिस्सा हूं तो मैं भी उस हीट को, उस करंट को अपने थ्रू होके जाने की वजह से बहुत ही ज्यादा क्षतिग्रस्त हो जाऊंगा। क्षतिग्रस्त मतलब कि चोट लग जाएगी मुझे। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, दो तरीके की अर्थिंग होती है। पहला होता है लोकल अर्थिंग और दूसरा होता है अप्लायंस अर्थिंग। लोकल अर्थिंग हमारे पूरे घर के सर्किट में ही कर दिया जाता है, तो वो वाला एक होता है, और दूसरा होता है कि हर अप्लायंस की अलग से एक अर्थिंग की गई है। पहला, अगर हम लोग लोकल अर्थिंग की बात करें तो होता क्या है, 2 to 3 मीटर डीप होल, एक ऐसे गड्ढा खोदा जाता है, उसमें कॉपर की रॉड डाली जाती है, और इंसुलेटिंग पाइप के थ्रू कॉपर की रॉड डाली जाती है। 50 बाई 50 सेंटीमीटर की कॉपर प्लेट होती है जो कि वेल्ड कर दी जाती है द बॉटम। यहाँ पे देखो नीचे एक मेटल रॉड लगा दी गई है, ऊपर से जो हमारी मेटल कॉपर की रॉड आ रही है वो आ रही है। सराउंडेड बाई चारकोल एंड सॉल्ट मिक्सचर। चारकोल और सॉल्ट का सर क्या काम था, कॉपर ऑपर तो समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भेज रहा है, ये जो है ये कंडक्शन को बढ़ाते हैं।
सॉल्ट और चारकोल क्या करते हैं, वहां पे एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल और कंडक्शन जो है वो उसको ज्यादा बेटर करने के लिए क्या करते हैं, चारकोल और सॉल्ट का यूज किया था। इसीलिए बीच बीच में इसमें क्या करना पड़ता है, पानी डालने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर पानी पड़ता रहेगा तभी वहां पे आयोनाइजेशन मेंटेन रहेगा और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है इजिली वहां पे पास हो पाएगी अगर अर्थिंग के केसेस होते हैं तो। सेफ्टी क्या रखनी है, एक्सेसिव करंट फ्रॉम शॉर्ट सर्किट पासेस टू अर्थ थ्रू अर्थिंग वायर, प्रिवेंटिंग फायर फ्रॉम ओवरहीटिंग लाइन वायर्स। मतलब कि अगर ओवरहीटिंग हो रही है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो वो क्या करेगी, अर्थिंग की वायर के थ्रू अर्थ में ही चली जाएगी, जिसकी वजह से कि हम लोगों को जो वायर्स हैं वो सेफ रहेंगी और बहुत ज्यादा ओवरहीटिंग के इश्यूज नहीं देखने को मिलेंगे। वहीं पे दूसरा आता है अप्लायंस अर्थिंग। अप्लायंस अर्थिंग में क्या होता है, अगर लेट से कि हमारे ये अप्लायंस है, अप्लायंस के चारों तरफ क्या है, एक मेटल की केसिंग की हुई है। हमने बड़े शौक में एक फ्रिज लिया, फ्रिज के बाद चारों तरफ क्या है, मेटल का फ्रिज है वो, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, हम लोग जो मेटल का हमारे सरफेस है उसके साथ एक टर्मिनल ऐड करके उसको अर्थिंग वायर से कनेक्ट कर देंगे। ये अर्थिंग वायर क्या करेगी, जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी है उसको अर्थिंग वायर में भेज देगी, या फिर अर्थ में ही डायरेक्ट कर देंगे, या फिर बहुत टाइम न्यूट्रल में कनेक्ट कर देते हैं। इसके थ्रू क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा आ रही है वो डायरेक्ट पास ऑन कर जाएगी और हमें शॉक नहीं लगने को मिलेगा। क्लियर है। यहाँ पे वही सेफ्टी अगर देखें, इफ लाइव वायर टचेस मेटालिक केस, हेवी करंट फ्लोज टू अर्थ थ्रू द केस, क्योंकि अब केस से हमारी बॉडी में ना आके कहां जा रही है, अर्थ में चली आ रही है, जिसकी वजह से कि हम लोगों को अप्लायंस को भी डैमेज नहीं होता और हमें भी कोई डैमेज नहीं हो पाता है। क्लियर। इसके बाद 3 पिन प्लग। अच्छा, प्लग्स, प्लग्स कौन कौन से होते हैं, यूजुअली अब 2 पिन प्लग्स देखने को मिलते हैं। क्यों 2 पिन प्लग्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि अर्थिंग जो है बहुत ज्यादा बेटर हो गई है, अब ओवर हीटिंग के इश्यूज भी नहीं देखने को मिलते, और छोटे मोटे डिवाइसेस में तो ऐसे यूज भी नहीं पड़ रहा। बड़े डिवाइसेस में तुम्हें 3 पिन प्लग देखने को मिलेगा, अपने मोबाइल के चार्जर में नहीं देखने को मिलेगा। मोबाइल का चार्जर करंट ही कितनी ले रहा है, इस वजह से। क्लियर। इस वजह से उन लोगों में 2 पिन चार्जर्स ही देखने को मिलते हैं, लेकिन जो बड़े अप्लायंसेस होते हैं, फ्रिजेस हो गए, टीवीज हो गए, हमारे लैपटॉप के चार्जर्स भी इवन हो गए, वो कितने होते हैं, 3 पिन चार्जर्स होते हैं। क्लियर। अब इसमें 3 कौन कौन से पिन होते हैं, अर्थिंग, लाइव पिन और न्यूट्रल पिन। जो अर्थ पिन होती है अगर तुम लोग देखो तो सबसे ज्यादा लंबी है। क्यों, सबसे पहले अर्थ कनेक्ट कर दिया जाता है कि भैया अगर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का चांस है कि भैया इसको जो बंदा लगा रहा है उसको शॉक वॉक लगना, तो पहले वो अर्थिंग से कनेक्ट हो जाए, जिससे कि वो इलेक्ट्रिकल शॉक अर्थ में ट्रांसफर कर दिया जाए और मुझको कुछ ना हो। क्लियर। दूसरा है लाइव पिन। लाइव पिन तो भैया वही होगा जो कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी को एक्चुअली में लेके आ रहा है। और तीसरा होता है हमारा न्यूट्रल पिन। न्यूट्रल पिन क्या करता है, इसी पूरे कनेक्शन को कंप्लीट कर देता है, जिसकी वजह से कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाती है। और ये जो हमारा 3 पिन प्लग है, ये कहां पे फिट होगा, एक सॉकेट में। कैसा सॉकेट, 3 पिन, 2 पिन दोनों हो सकता है। अगर 3 पिन है तो ऊपर वाला यूज होगा, अगर 2 पिन है तो उसमें क्या होगा, नीचे वाले दोनों में से काम हो जाएगा। जो अपर होल है वो किसके लिए, अर्थ कनेक्शन है, जो कि सबसे ज्यादा थिक और लंबा वाला जो हमारा पिन था वो यहाँ पे जाएगा। और बाकी 2 होल्स जो है वो राइट होल और लेफ्ट होल। राइट होल कौन सा होगा, लेफ्ट लाइव वायर के लिए, और जो लेफ्ट होल होगा वो किसके लिए होगा, न्यूट्रल वायर में। अब इसमें ये बता सकते हो, बहुत टाइम चेक अगर हम लोग टेस्टर रख के करते हैं कि भैया करंट आ रहा है या नहीं, तो किस में रख के चेक करना है, इसका क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है। बहुत टाइम तुम लोगों ने देखा होगा घर पे जब इलेक्ट्रिशियन आता है, या फिर घर पे अगर पापा भी चेक कर रहे हैं, तो तुम लोगों की एक टेस्टर होता है, उस टेस्टर को हम लोग क्या करते हैं, उसमें एंटर करवा के चेक कर रहे होते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है नहीं। वो हमेशा चेक करनी होती है भैया लाइव वायर वाले में, यानी कि राइट वाले में। राइट वाले में अगर राइट वाले होल में अगर तुम चेक कर रहे हो, तब जाकर तुम्हें पता चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है या नहीं आ रही है। क्लियर। 2-3 सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या रखने, पहला, ऑलवेज कीप योर हैंड्स कंप्लीटली ड्राई। क्यों, सूखे हाथ क्यों रखने, गीले क्यों नहीं रखने, क्योंकि अगर वाटर ज्यादा है तो यानी कि कंडक्शन ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। दूसरा हो जाता है इंश्योर प्लग पिन्स फिट लाइटली इन सॉकेट टू प्रिवेंट स्पार्किंग और बर्निंग। क्यों, अगर तुमने प्रॉपर्ली सेट नहीं किया, तुमने बहुत टाइम देखा होगा ढीला प्लग है तो उसमें चर चर की आवाज आ रही होती, क्यों, क्योंकि स्पार्क्स जनरेट हो रहे होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल शॉक्स जनरेट हो रहे होते हैं, और वो क्या करते हैं, कभी कभी आग लगा देते हैं। फिर हमारा जो सॉकेट होता है वो कभी कभी मेल्ट भी कर जाता है ऐसे केसेस में, अगर अच्छा नहीं है, पोर्सिलेन का नहीं, प्लास्टिक का सॉकेट है और उसमें बहुत ज्यादा बर्निंग हो रही है, स्पार्क बन रहा है, तो क्या करता है, मेल्ट कर जाता है, जल जाता है। तो ऐसे केसेस के लिए हमें ये देखना है कि भैया जो पिन्स हैं वो परफेक्टली फिट हो रहे हैं। इसलिए काफी सॉकेट्स में तो वहां पे टाइटनिंग पार्ट्स भी आते हैं, जो कि जैसे ही तुम उसको डालोगे एकदम होल्ड कर लेते हैं उसको, जिसकी वजह से प्लग निकालना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्लियर। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो कलर कोडिंग ऑफ वायर्स। अब हमने कहा कि भैया एक प्लग काटा, हमें नया प्लग लगाना है उसमें, देखने सारे के सारे हरे हरे तार हैं, कैसे पता चलेगा भैया कौन सा अर्थिंग में लगना है, कौन सा लाइव वायर है और कौन सा न्यूट्रल वायर है। इसकी वजह से हम लोगों ने क्या किया था, जो वायर थी उनको कलर कोड कर दिया था। अब इसमें 2 तरीके के कन्वेंशन हमें देखने को मिलता है, एक है ओल्ड कन्वेंशन और एक है न्यू इंटरनेशनल कन्वेंशन।
पुराने टाइम पे बोला जाए या फिर अभी भी काफी जगहों पे ये यूज हो रहा है। 3 तरीके की तारे हमें देखने को मिलती हैं, रेड, ब्लैक और ग्रीन। इंडिया में अभी भी मोस्ट ऑफ द तारे जो है वो इन्हीं तीनों को फॉलो करती हैं। ठीक, जो हमारी लाइव वायर होती है वो हमेशा रेड होती है, जो हमारी नॉर्मल न्यूट्रल वायर है वो क्या होती है, ब्लैक, और तीसरा जो अर्थ वायर है वो ये होती है ग्रीन। अब इसमें काफी आसान है, ओल्ड कन्वेंशन याद करना बड़ा ही आसान था। क्यों? क्योंकि जो रेड है वो डेंजर को दर्शाती है, इस वजह से उसमें लाइव वायर रहती थी। ब्लैक वायर सबको पता है कि यानी कि यहां से कुछ जा नहीं रहा होगा, एकदम सब कुछ अब्सॉर्ब कर लिया, तो इस वजह से वो ब्लैक वायर दी गई थी। और तीसरा हमारा जो अर्थ वायर थी उसको ग्रीन कलर का दिया गया था, क्योंकि उससे इजी हो जाता है कि अर्थ को डिनोट मतलब डिपिक्ट कर रहा है। ये तीनों काफी ज्यादा आसान है, और इनफैक्ट अभी भी इंडिया में, जैसे कि मैंने कहा, ज्यादातर कनेक्शन अगर तुम अपने तार वाले से भी पूछोगे तो वो यही बताएगा। लेकिन जो न्यू इंटरनेशनल हमारा कन्वेंशन चल रहा है उसमें क्या है, 3 हमारे तारे देखने को मिलती हैं, एक है ब्राउन, लाइट ब्लू और ग्रीन या फिर येलो। जो ब्राउन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइव वायर को। जो लाइट ब्लू कलर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूट्रल वायर को। और ग्रीन या फिर येलो, दोनों कलर से ही हम लोग को क्या देखने को मिलता है, जो अर्थ वायर है वो देखने को मिलता है। क्लियर है बात? ये याद रखना भी काफी टाइम जरूरी हो जाता है कि बाई चांस अगर कभी सॉकेट वॉकेट खराब हो गया घर का, वैसे यूजुअली ये सब करना नहीं चाहिए, बट अगर ट्राई कर रहे हो, जैसे कि तुम्हारा कोई मशीन वगैरह है उसका सॉकेट वगैरह, तो वहां पे ये सारी चीजें चेक कर सकते हो। क्लियर है? इसके बाद हाई टेंशन वायर्स। अब बात आती है हाई टेंशन वायर्स, सर ये कौन सी वायर्स हैं? हमने पढ़ा था कि पावर ग्रिड से बहुत सारी हाई टेंशन वायर्स जो होती हैं वो हमारे घर तक बिजली लेके आती है, फिर सब ग्रिड्स तक वायर बिजली को लेकर आ रही होती है। तो वो कैसी वायर्स होती है? वो हाई टेंशन वायर्स होती हैं। अब ये हाई टेंशन वायर्स होती क्या है, कैसे बनाई जाती हैं, क्या इनका पर्पस है, वो देखते हैं। डिजाइन पर्पस, हैंडल हाई वोल्टेज एंड हाई करंट विदाउट बर्निंग, क्योंकि बहुत ही ज्यादा थिक वायर्स होती हैं, इसलिए मेल्टिंग इश्यूज इनमें बहुत ज्यादा कम देखने को मिलते हैं, और ये बहुत हाई वोल्टेज और हाई करंट की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको इजीली ट्रांसफर कर पाती है। प्रिवेंट फायर फ्रॉम एक्सेसिव हीटिंग, जैसे मैंने कहा, क्योंकि थिक वायर्स है तो ये इजीली मेल्ट या बर्न नहीं होती है, ये ज्यादा वायर को विथस्टैंड कर पाती है। दूसरा, एक कंस्ट्रक्शन, एक बनती कैसे है, मेड बाय ट्विस्टिंग मल्टीपल थिन वायर, जैसे यहाँ पे देख सकते हो मल्टीपल थिन वायर्स इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, नॉट अ सिंगल थिक वायर। अब होता क्या है, बहुत सारी पतली पतली तारों को लिया जाता है, उनको आपस में ट्विस्ट कर दिया जाता है। अगर तुमने कभी देखा हो ट्रांसफार्मर के आसपास बहुत सारी मोटी मोटी तारें होती हैं, या फिर अगर तुम लोग रेलवे स्टेशन के पास जाओगे तो वहां पे भी देखने को मिलता है बहुत सारी मोटी मोटी तारें होती हैं, वो और आपस में ट्विस्ट की रहती है। ब्लैक कलर की वायर्स होंगी, एक के साथ एक, एक के साथ एक, एक के साथ एक लपेटे रहेंगी, बट सारी की सारी इंसुलेटेड होती है। क्यों? जिससे कि लोड जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर आगे तक जा पाए। इस वजह से क्या होता है, मल्टीपल तारों का यूज किया जाता है, और वो सारी आपस में इंसुलेटेड रहती है। इंसुलेटेड इसलिए जिससे वरना हीट जो है वो एक दूसरे में ट्रांसफर ना कर पाए, बेटर हीट हमें देखने को मिले और वो इजीली ट्रांसफर की जा सके। एडवांटेजेस, क्या एडवांटेजेस, जैसे कि मैंने बताया, पहला हो जाएगा हमारे पास लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस क्योंकि भैया बहुत ज्यादा थिक है तो इजीली बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी इजीली ट्रांसफर हो पाती है। विद लार्ज सरफेस एरिया, क्योंकि भैया थिक वायर तो सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हीट जो है वो इजीली रेडिएट कर पाती है, और बर्निंग के इश्यूज हमें देखने को नहीं मिलते हैं। लास्ट टॉपिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो भाई कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस भी देख लेते हैं, क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, किन चीजों से बच के रहना चाहिए जिससे कि हमें प्रॉब्लम ना हो। पहली 2-3 चीजें अगर हम लोग देखें तो भैया प्रिवेंटिंग फायर। प्रिवेंटिंग फायर यानी कि जब भी कभी तुम्हें दिख रहा हो, यूज वायर्स विद हाई कैपेसिटी, यानी कि पतली तारों का यूज मत करो, जिसके अभी सर ने बताया। अगर ज्यादा पतली तारें यूज करोगे तो उनके मेल्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रेडियस अगर कम होगा तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर रेडियस कम है यानी कि वायर जो है इजीली मेल्ट कर सकती है, जल सकती हैं, तो थिक वायर्स का यूज करना है, और ऐसी वायर्स का यूज करना है जिसमें रेजिस्टेंस कम। इसीलिए यूजुअली घर पे जो है एल्युमिनियम और कॉपर दोनों की वायर्स यूज की जा सकती हैं, बट कॉपर की जाती है। क्यों? क्योंकि जो कॉपर वायर्स है उनकी जो रेजिस्टेंस है वो एल्युमिनियम से कम है। होती तो सिल्वर की और कम है, लेकिन सिल्वर की तारें लगाओगे सब चोरी हो जाएंगी। इस वजह से कॉपर की तारें यूज की जाती हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कम रहे, थिक वायर्स, बर्निंग का इफेक्ट हमें ना देखने को मिले। दूसरा है इंसुलेशन, गुड इंसुलेशन, यानी कि ऐसा नहीं है कि भैया जब तक तुम्हारी तारों में दरार आ रही है कोई भी ऐसा हाथ छूता हुआ निकल गया और तुम उसमें चिपट गए, ऐसा नहीं करना। इंसुलेशन बेटर देखनी है, सस्ती तारें नहीं लगानी है, बेटर इंसुलेशन होगा तो बेटर सेफ्टी रहेगी। तीसरा आता है ड्राई हैंड्स ओनली, जैसे कि मैंने अभी कहा, गीले हाथों से कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस नहीं टच करना है, क्योंकि वाटर एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। कहीं से भी अगर हाथ में पानी है वो टपकता हुआ किसी में जाकर छुआ और पूरा एक कनेक्शन बन गया, तो भैया तुम उसी के साथ चिपके रह जाओगे जन्मों जन्मांतर के लिए, फिर अगले ही जन्म में मिलना होगा क्या पता। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि ड्राई हैंड्स होने चाहिए, गीले हाथ नहीं होने चाहिए। 2-3 और पॉइंट्स हो सकते हैं। अर्थ ईच अप्लायंस, क्यों?
क्योंकि अगर एक्स्ट्रा करंट आ रहा है तो भैया अपनी जान बचाने के लिए उसकी अर्थिंग मेंटेन रखो, जिससे कि करंट जो है तुम में ना आए, अर्थ में चला जाए, आराम से अर्थ संभाल ले। प्रोवाइड प्रॉपर फ्यूज इन लाइव वायर बिफोर अप्लायंस, यानी कि अप्लायंस के जस्ट पहले लाइव वायर में भैया क्या करना है, फ्यूज लगा देना है। अगर एक्सेसिव करंट आ रहा है तो तुम्हारे अप्लायंस को भी बचा लेगा और तुम्हें भी बचा लेगा। तीसरा, इंश्योर प्रॉपर लोकल अर्थिंग नियर किलोवाट मीटर। वहां पे क्या होगा, अगर किलोवाट मीटर में ही एक्सेसिव करंट आ रहा है तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट ही अर्थ में ट्रांसफर कर देगा, अप्लायंसेस तक आने की, फ्यूज तक आने की नौबत ही नहीं आएगी। इस वजह से लोकल अर्थिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये हमारा चैप्टर भैया यहीं पे खत्म हो जाता है। काफी ज्यादा इजी चैप्टर था। आई होप आप लोगों को समझ में आया। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हो। कोई और चैप्टर की स्पेशल डिमांड हो तो वो भी हम लोग को बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी उसकी वीडियो आ जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।